सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी कि थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग से रिलेटेड टॉप 21 मार्क के क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं, और साथ ही जो क्वेश्चन की टाइप्स होने वाली है वो एमसीक्यू भी होगी, और साथ ही साथ आपके फिलिंग द ब्लैंक, स्टेटमेंट से रिलेटेड, वन वर्ड वन लाइनर वाले, ये सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। सो इफ अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ जो नोट्स होंगे वो वहीं पर ही अपलोड करा दिए जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहां पर क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले बच्चों आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आपकी जो क्लास 12 की हिस्ट्री है, इसका जो मैंने कोर्स है टोटल 9 चैप्टर तक कंप्लीट करा रखा है, और ये जो आपके 9 चैप्टर है वो टोटल 27 वीडियो में कंप्लीट हुए हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिएगा कि मैंने कितनी डीप तरीके से आपको एनसीईआरटी बुक कवर करवाई है। तो आप जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित प्रतिमा की आपको पहचान करनी है और उसे एक उपयुक्त शीर्षक भी देना है। जी हाँ बच्चों, अब की बात आपके बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाने वाले हैं, जो कि स्पेशली पिक्चर आपको शो करवाई जाएगी और उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, जैसा कि कुछ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक देखोगे और चैप्टर नंबर 4 ओपन करते हो तो उसके अंदर पेज नंबर 88 पर आपको ये मूर्ति शो कर जाएगी, जिसके नीचे कैप्शन भी लिखा हुआ है, और जो वो कैप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है। मथुरा से प्राप्त एक तीर्थकार की यह मूर्ति है, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराया ताकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको कंफ्यूजन ना हो सके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो कि फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड है, जिसमें बात की गई है कि बुद्ध के घर त्याग देने की घटना डैश कहा गया था। तो चैप्टर को समझाते वक्त मैंने आपको बताया था, तो इस घटना का जो नाम था वो था महाभीष्मक्रमण। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बौद्ध संघ की संचालन पद्धति कैसी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई वालों का फेवरेट है, इसलिए उन्होंने जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं उसमें यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी था आपसे। तो क्या है इसका आंसर? देखिए, बौद्ध संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। गण और संघ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था चैप्टर को समझाते वक्त, जिसमें लोग जो थे आपसी बातचीत से किसी निर्णय से एक मत होकर प्रयास करते थे। अगर कोई निर्णय नहीं निकल पाता था तो उसके लिए मतदान भी किए जाते थे। तो इस प्रक्रिया को संचालन पद्धति के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांची के स्तूपों में रिक्त स्थान की मूर्ति का द्योतक था? यहां पर बात हो रही है सांची के स्तूप के अंदर जो रिक्त स्थान है उसकी मूर्ति का द्योतक। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखिए, स्तूप की सज्जा, मानव की प्रगति का प्रतीक, बुद्ध के ध्यान की दिशा, सॉरी माफ कीजिएगा दशा, और डी है सौभाग्य। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है, सांची के स्तूप में जो रिक्त स्थान की मूर्ति का द्योतक है वो है आपका बुद्ध के ध्यान की दशा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बौद्ध लोक परंपरा के अनुसार यह पाया जाता है कि किसी स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल आने लगते थे, जिसे कहा जाता था डैश। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका प्योर एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई है, तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि एग्जामिनर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शाल भांजी का। तो ये एक शुभ प्रतीक माना जाता था, और इसकी मूर्ति भी मैंने आपको दिखाई थी चैप्टर को समझाते वक्त। एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको आराम से मिल भी जाएगी, लोक परंपरा वाले सेक्शन के अंदर ही। तो इसलिए मैंने काफी डीप तरीके से आपको एनसीईआरटी की सभी चैप्टर समझाए हैं, जो कि काफी बड़े भी है और ज्यादा पार्ट में डिवाइडेड भी है। अगर आप वो देख लेते हो तो आपको ए से लेकर जेड तक सभी इंफॉर्मेशन अच्छे से पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ब्राह्मणीय निर्धारण में नहीं आता? तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ब्राह्मण, वैश्य, निषाद या फिर शूद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। निषाद जो है वो ब्राह्मणीय व्यवस्था में नहीं आता, जबकि
क्षत्रिय आता है, और क्षत्रिय जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, वैश्य तीसरे नंबर पे आता है। पहला और चौथा जो है वो करेक्ट ऑर्डर है, तो आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वैष्णववाद और शैववाद में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आपके चैप्टर के अंदर जो हिंदू परंपरा वाला टॉपिक है, एंड में आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें से लिया गया है, जिसके अंदर जो वैष्णव है उन्हें हिंदू परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है, और वहीं शैव जो है वह संकल्पना जिसके अंदर शिव जो वो परमेश्वर है, शिव जी के बारे में बात की गई है। तो 1 नंबर में इतना इनफ है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महावीर या फिर जैन दर्शन की शिक्षाओं को समाहित किए हुए हैं। ऑप्शन देखिए, ए बात करता है महावंश, बी बात करता है उत्तराध्ययन सुत्त, सी बात करता है दीपवंश, और डी बात करता है सुत्त पिटक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बच्चों से मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गौतम बुद्ध ने जहां निब्बान प्राप्त किया था वह स्थान कौन सा था। अब यहां पर शब्द आता है एक निब्बान। अब ऐसे ही शब्द जो है एग्जाम के अंदर बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किल लगते हैं, और उन्हें इनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता, जिस वजह से उनका जो आसान सा क्वेश्चन है वो भी मुश्किल बन जाता है। तो ऑप्शन देखिए, फिर मैं इसका मतलब भी आपको बताता हूं। ए बात करता है कुशीनगर, बी बात करता है लुम्बिनी, सी बात करता है सारनाथ, और डी बात करता है बोध गया। तो सभी ऑप्शन जो है वो जाने पहचाने से है। जी हाँ बच्चों, निब्बान का मतलब होता है मुक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने मुक्ति प्राप्त की थी। तो आपको ये पता होना चाहिए। चैप्टर अगर आपने देखा होगा तो आपके लिए वैसे ही इतना इजी हो चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ऑप्शन देखिए, शाहजहां बेगम, नूरजहां बेगम, या फिर शाहजहां। तो ऑप्शन ही कितने अजीबोगरीब से है। तो दो नाम एक जैसे, बस ये है कि बेगम आगे लग गया है। बेगम आगे लगने से ये होता है कि वो महिला के नाम है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है, जिसने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था सांची के स्तूप को संरक्षण रखने में, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जैन धर्म के त्रिरत्न के नाम लिखने आपको। हर बार क्या होता है एग्जाम के अंदर बौद्ध धर्म के पूछ ले जाते हैं, लेकिन कभी कभार जैन धर्म के भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर मैं आपके लिए जैन धर्म के तीनों नाम बता देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बौद्ध धर्म के तीनों रत्नों के नाम बता देना। तो ए है सम्यक श्रद्धा यानी कि सत्य में विश्वास, बी है सम्यक ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान, और डी है सम्यवैश्विक आचरण यानी कि जगत से, दुनिया से लगाव, दुख सुख में उदासीनता। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। आप मुझे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बता देना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन। ऑप्शन देखिए, शुद्धोधन, महावीर, गौतम, या फिर राहुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध जो थे वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था, राहुल जो था वह गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था, महावीर जो थे वह जैन धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन महावीर से ही रिलेटेड है, जिसमें बात की गई है कि कथन को सही करके आपको लिखना है। तो एक गलत स्टेटमेंट दे रखी है, उसे आपको सही करके लिखना है। तो देखिए क्या बात की गई है, जैन धर्म के अंदर कुल 23 तीर्थकार थे, जिनमें से महावीर स्वामी को प्रथम स्थान के तीर्थकार का दर्जा प्राप्त था। तो अगर अब मैं इसे सही करके लिखूं तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी कि जैन धर्म के अंदर 23 नहीं 24 तीर्थकार थे, जिसमें से जो महावीर स्वामी थे ना, उन्हें पहले स्थान का नहीं बल्कि अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकार का दर्जा प्राप्त था। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो पहले जो थे तीर्थकार जैन धर्म के अंदर, उनका क्या नाम था। चैप्टर को समझाते वक्त मैंने आपको बताया भी था, और 24 के 24 लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किन्हीं दो प्राचीन जटिल यज्ञों के नाम आपको लिखने हैं जिन्हें राजा और सरदार किया करते थे। तो यहां पर बात हो रही है यज्ञों की, वो भी कौन से वाले, जटिल। तो दो नाम आपको लिखने हैं। अगर जिन्होंने चैप्टर पढ़ा था तो उनके लिए काफी इजी सा इसका आंसर है, कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो पहला है वो है राजस्यु और दूसरा है अश्वमेध। तो आपको ये याद रखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जीके में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। भगवान बुद्ध को डैश स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो डैश में दिया था। तो ये दोनों आपको फिलअप करने हैं। तो देखिए,
भगवान बुद्ध को बोध गया स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वह सारनाथ में दिया था। तो ये आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है, काफी इजी था। आई होप कि आपको पहले से भी पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किन की सलाह पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में आने की अनुमति प्रदान करी थी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो देखिए बच्चों, जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था तो ये बताया था कि बौद्ध संघ के अंदर केवल पहले पुरुषों को ही अनुमति होती थी, लेकिन बाद में महिलाओं को भी अनुमति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन इसकी शुरुआत किसने करी थी, किसने समझाया था गौतम बुद्ध को, आपको उन्हीं का नाम बताना है। तो देखिए, इसकी जो जानकारी है हमें बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, इन्होंने ही गौतम बुद्ध को समझाया था महिलाओं के प्रवेश में। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो आनंद है। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि बौद्ध संघ में जुड़ने वाली जो पहली भिक्षु थी उनका क्या नाम था। भिक्षु जो होते हैं वो महिलाओं को कहा जाता है, जो भिक्षु होते हैं वह पुरुषों का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पहली जो महिला यानी भिक्षु जो थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और ये कौन थी, गौतम बुद्ध की उपमाता यानी कि उनकी मम्मी की बहन मौसी। तो याद रखना, क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्तूप की संरचना में हर्मिका का क्या अर्थ होता है या इससे क्या आशय है। तो चैप्टर को समझाते वक्त विद इमेज की सहायता से आपको बताया था कि हर्मिका कहां पर होती है, इसका क्या मतलब होता है। तो हर्मिका का अर्थ होता है बच्चों देवताओं का घर यानी कि पवित्रता का प्रतीक। और इस हर्मिका के ऊपर हमेशा एक छतरी लगी ही रहती है जो कि स्तूप के टॉप लेवल पे होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, उनके आपको नाम बताने हैं। तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और आप बच्चों को शायद पता भी होगा। जी हाँ, हीनयान और महायान। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें बात की गई है कि सांची का जो स्तूप है वो कहां पर स्थित था। क्योंकि हम चैप्टर जिस बार में पढ़ रहे हैं उसके अंदर सांची का जिक्र जो है सबसे ज्यादा आया हुआ है। तो इसलिए ये तो आपको पता होना चाहिए कि सांची का जो स्तूप है वो कहां पर स्थित था। तो जी हाँ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। ठीक है, और भोपाल कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। इवन भोपाल जो है मध्य प्रदेश की ही राजधानी है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 के। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स में है, वहीं पे आपको अपलोड कर दूंगा और अपडेट भी आपके लिए देता रहता हूँ कि कब लेसन आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में भी अपडेट मिलते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।